नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजधानी क्लासेस भिलवाड़ा के। तो दोस्तों आज जो हमारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर जो सॉइल केमिस्ट्री के जो मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, आज उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह कौन है। तो आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह कौन है? वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव को आधुनिक मृदा विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ये उनकी एक फोटो है जो वीवी डोकुचेव है, जो जिन्हें हम भारत के या फिर आधुनिक मृदा के फादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृषि रसायन के पितामह कौन है? पहले हमने पढ़ा था कि आधुनिक मृदा के पितामह कौन है, तो वीवी डोकुचेव। तो अब हम ऑप्शन को गलत करते हैं। तो वीवी डोकुचेव तो कौन हो गए? तो आधुनिक मृदा के हो गए पीटर डेकेसेन जी और एमएल ट्यूरिंग और जेवी लेम्बी। अब इन तीन ऑप्शनों में हमें सिलेक्ट करना है। तो जो कृषि रसायन के पितामह है वो किसे कहते हैं? तो जेवी लिम्बिंग को क्या कहते हैं? कृषि रसायन के पितामह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधोम मृदा सतह निम्न में से है, यानी अधोम मृदा सतह जो है वो किस सरफेस को कहा जाता है, किस ओरिजिन को कहते हैं? अधो मृदा सतह। तो अधो मृदा सतह किसे कहते हैं? तो बी से स्तर को। बी से स्तर को क्या कहते हैं? अधो मृदा से स्तर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने चार ऑप्शन देखे, ए से स्तर, ओ से स्तर, बी से स्तर और सी से स्तर। अब इनके बारे में हम विस्तृत से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज ए सॉइल प्रोफाइल? तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? ओ ओरिजिन जो होता है, यानी कि अकार्बनिक स्तर को, यानी ओ ओरिजिन को क्या कहते हैं? अकार्बनिक ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मृदा की ऊपरी परत होती है, यहाँ पर ये आप सब देख सकते हैं कि जो मृदा की ऊपरी परत होती है, ये मृदा की ऊपरी परत होती है जिसे ओ ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर असामान्य से यानी एक रक्षित भूमि होती है जहाँ पर हम कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते? कृषि नहीं कर सकते हैं। किस स्तर पर? तो ओ ओरिजिन पर है जो हम कृषि नहीं कर सकते हैं, ये ऊपरी सतह होती है। उसके बाद में ए ओरिजिन, जो ऊपरी जो ओ शस्त्र है उसके नीचे, जस्ट नीचे जो शस्त्र आता है वो ओ ओरिजिन या फिर एलुवियन शस्त्र भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपर खनिज, इसको खनिज शस्त्र भी कह सकते हैं, स्थायी मृदा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो गतिशील होकर निक्षालित हो जाते हैं, यानी नीचे उतर जाते हैं। एस स्तर से जो है, एस स्तर से क्या है, ये ओ से स्तर से एस सतह के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो ए ओरिजिन है वो टॉप ऑफ सॉइल यानी सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है और कृषि के लिए ये सबसे उपयुक्त ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कृषि कार्य हम कर सकते हैं किसके अंदर? ओ ओरिजिन के, ए ओरिजिन के अंदर। अब देखते हैं बी ओरिजिन यानी बी से स्तर। तो बी से स्तर में क्या होता है, इसके अंदर सभी प्रकार के लवण जो है वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, जमा हो जाते हैं इस ओरिजिन के अंदर, सब सोइल। ठीक है, तो सब सोइल, तो इसके अंदर जो होता है, जो लवण होते हैं जो ओ से स्तर से नीचे निक्षालित होकर एस स्तर में आ जाते हैं, जो एस स्तर है वहां से भी निक्षालित हो जाते हैं। तो ये जो लवण है वो कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं? बी से स्तर पर। ठीक है, तो बी से स्तर पर एकत्रित हो गए तो वो मृदा कौन सी होगी? लवणीय। और जो बी से स्तर है वो क्या होता है? पोषक तत्वों का गतिहीन जोन होता है, यानी फिर पोषक तत्वों का यहाँ पर गतिहीन जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो गतिशील पोषक तत्व ना पाया कर लवणीय जो लवण होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए जो बीज स्तर है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा? दो मृदा सतह कहा, यानी सब सोइल भी कहते हैं। ठीक है, यानी मृदा का कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। लास्ट का यानी अंतिम कौन सा है? तो बी ओरिजिन यानी सी ओरिजिन, यानी कि अंतिम कौन सा है? तो सी से स्तर। ये अल्प विकसित मृदा का होता है, यानी अल्प विकसित, जहाँ पर कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हो, अन्य कुछ जो काली मृदा हो गई, ऐसी जो मृदाएं होती है उनके साथ में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा, कंकड़, पत्थर,
चट्टाने ये आदि पाई जाती हो, वो कौन से स्तर में पाई जाती है? तो सी ओरिजिन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो सी स्तर के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अथक भंडार पाए जाते हैं। जब भी कोई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है, माइंस हो गई, तो वो जो है अपना जो खनिज निकालती है तो कौन से स्तर से निकालती है? तो वो सी स्तर से निकालती है। ठीक है, सी ओरिजिन से निकालती है। और सोलम, यानी सोलम किसे कहते हैं? तो सोलम कहते हैं ए और बी परत को। ये बी, ए और बी ओरिजिन के नीचे जो पाया जाता है, ए और बी से स्तर के जो नीचे पाया जाता है सी से स्तर, तो सी से स्तर को और क्या कहते हैं? तो सोलम परत भी कहते हैं। ठीक है, सोलम किसे कहते हैं? तो ए और बी के जो नीचे पाई जाएगी परत, उसे क्या कहेंगे? सोलम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि व्हाट इज ए सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल हमारी कंप्लीट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परतदार चट्टान का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि परतदार चट्टानों का उदाहरण नहीं पूछकर हमें इनमें उदाहरण, यानी कि इनमें 3 तो उदाहरण है, यानी चट्टाने तो परतदार चट्टाने उनके 3 तो उदाहरण है और एक उदाहरण नहीं है, वो हमें अलग करना है। ठीक है, तो बालू का पत्थर ये एक परतदार चट्टान होती है। जिप्सम, जिप्सम की भी एक जो है वो परतदार चट्टान होती है। खड़िया, ये भी एक परतदार चट्टान होती है। बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होता है वो परतदार चट्टान नहीं होकर परतदार चट्टाने नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आग्नेय चट्टाने होती है। आग्नेय चट्टाने में कौन सी है? तो ये क्षारीय चट्टाने पाई जाती है। क्षारीय आग्नेय चट्टाने के का उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पौधे के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? तो पौधे की जो उपयुक्त वृद्धि है, सामान्य तौर पर हम उनकी पौधे की जो वृद्धि देखते हैं, जो सर्वाधिक वृद्धि होती है वो किस पीएच मान पर सर्वाधिक पौधे का विकास या विकसित होता है? तो जो है कम, थोड़ी अम्लीय हो या फिर उदासीन हो, यानी कि पीएच मान जिनका 6 से 7 के मध्य पाया जाए, यानी कि या तो थोड़ी बहुत अम्लीय हो या फिर उदासीन हो, तो ऐसी मृदा जो है पौधे के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। यहाँ पर इसका विकास सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल में क्या होता है कि 1 से लेकर 6 तक तो क्या होता है? एसिटिक, यानी कि अम्लीय, और 7 जो होता है वो नेचुरल होता है, यानी उदासीन होता है, और 8 से लेकर 14 जो एल्काइन, यानी कि क्षारीय प्रकृति की मृदा होती है। तो ये स्केल से हम देख सकते हैं कि 7 जो है वो उदासीन है, और 7 से 6 से 0 तक देखते हैं तो ये क्षारीय हो जाती है, यानी 0 से 6 तक, और 8 से 14 तक जो होती है वो क्षारीय मृदाएं हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है अम्लीय मृदा में सुधार के लिए काम में लेते हैं, यानी अम्लीय कोई भूमि है वो अम्लीय है, तो अब उनका हमें क्या करना है? सुधार करना है। अम्लीय मृदा का सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो चूना पत्थर का उपयोग। ठीक है, तो चूने पत्थर का हम उपयोग करते हैं। अब इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो अम्लीय भूमि को अच्छा बनाने हेतु चूने की कितनी मात्रा डालनी चाहिए? ये भी एक निर्धारित मात्रा होती है कि अम्लीय मृदा है तो उसके लिए निर्धारित मात्रा में क्या डालना चाहिए हमें? चूना पत्थर। अधिक मात्रा भी मृदा के लिए हानिकारक होती है और कम मात्रा भी नुकसान होती है, तो हमें एक संतुलित मात्रा जो है अम्लीय मृदा के लिए प्रयुक्त करनी चाहिए। तो ये प्रयोगशाला से मिट्टी परीक्षण करवाना तय होता है, यानी कि जो हमारी सोइल है, मृदा है, उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें पता चल जाता है कि हमारी मृदा के अंदर कितनी मात्रा चाहिए चूने युक्त पदार्थ की। ठीक है, तो चूने की मात्रा का निर्धारण मुख्यतः चूने के रूप में प्रयोग किया जाने वाले पदार्थों के कणों का व्यास, मृदा की पीएच और मृदा की संरचना पर निर्भर करता है। तथा अगर हम साधारणतः देखते हैं तो साधारण अम्लीय पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। ये हम एक मोटा मोटा आंकड़ा देख रहे हैं। सामान्य तौर पर कितना चाहिए? तो 40 से 40 क्विंटल लगभग चाहिए। ये पूर्णतः आंकड़े नहीं है, क्योंकि जब कहीं पर अधिक अम्लीय होती है, कहीं पर कम अम्लीय होती है, तो ये हमें जो हमारी मृदा है उसका टेस्ट कराने के बाद ही हमें पूर्णतः पता चल सकता है कि हमारी मृदा को कितने क्विंटल जो है चूना युक्त पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे अब किस प्रकार से इसको देना चाहिए? तो इसे बुआई से पहले छिड़क कर खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं। ठीक है, इसका असर जो है 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है।
तथा ये चूने की मांग के हिसाब से चूना भूमि में डाला गया हो, वहां 4 से 5 साल तक इसे डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि हमने एक बार अगर हमने मृदा का टेस्ट करवाया है, उसके अंदर हमें अगर अम्लीय मृदा पाई गई है, तो अगर हम 40 से 50 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता से अगर उसको डालते हैं, तो 4 से 5 साल तक वापस डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए काम में लेते हैं। तो क्षारीय मृदा के लिए सुधार में लेते हैं, तो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किया था कि जो चूना युक्त पदार्थ है वो किसके लिए उपयुक्त करते हैं। तो ये चूना युक्त पदार्थ हमने अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए, तो इसके अंदर जो है क्षारीय मृदा को जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो जिप्सम का प्रयोग करके जो क्षारीय मृदा है उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं हम कि जिप्सम में क्या होता है कि जिप्सम में 16 से 19% कैल्शियम पाया जाता है, 13 से 16% सल्फर पाया जाता है। यानी कि Ca तो कैल्शियम तो पाया जाता है 16 से 19% जिप्सम के अंदर और 13 से 16 सल्फर पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्षारीय भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक के रूप में खेत में मिट्टी की जांच करने के उपरांत मिला दिया जाता है। ठीक है, ये एक सेम प्रक्रिया है किसकी, अम्लीय और क्षारीय मृदा को मात्रा अलग अलग है, तो लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद में जिनके इतनी मात्रा होती है उनको हम भूमि में मिला देते हैं। ठीक है, तो बुआई से पूर्व मिलाते हैं, डालने से अब देखो अगर हम बुआई से पूर्व डाल देते हैं, बुआई के पूर्व या बुआई के समय खेत में जिप्सम डालने से क्या होता है कि तिलहन और तेल की मात्रा, तिलहन में तो तेल की मात्रा और दलहन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और दाने जो है बड़े सुडौल और चमकदार हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े दाने हमें अधिक उपज प्राप्त हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिक अम्लीयता सहन करने वाली फसल कौन सी है। तो अम्लीयता, तो हमने पहले देखा था क्वेश्चन में कि ज्यादा अगर अम्लीयता है तो उसका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, तो चूना युक्त पदार्थ का उपयोग। अब ऐसी फसल हमें बतानी है जो अधिक अम्लता को भी सहन कर पाती है। तो राई जो एक ऐसी फसल है जो अम्लता को सहन कर सकती है, बाकी गेहूं ये अम्लता को सहन नहीं कर सकता, गन्ना नहीं कर सकता और रिजगा जो है अम्लता मृदा सहन नहीं कर सकता। एक राई एक ऐसी फसल है जो अधिक अम्लता होने पर भी सुचारू रूप से यानी उसकी वृद्धि पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में खनिज पदार्थ में कितने प्रतिशत होता है, यानी मृदा में जो खनिज पदार्थ है वो कितने प्रतिशत होता है। तो मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो होता है 45%। ठीक है, 45% जो है मृदा के अंदर क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, खनिज पदार्थ हो गया। अब देखते हैं कि 5% क्या होता है, यानी कि 5% मृदा के अंदर क्या पाया जाता है। तो 5% के अंदर हम किसे ले सकते हैं, 5% के अंदर कार्बनिक पदार्थ, 5% कार्बनिक पदार्थ हो गया। हमने इसका जो एक चार्ट के रूप में देख सकते हैं आमतौर पर, तो 45% तो हो गया खनिज पदार्थ, 5% हो गया क्या, कार्बनिक पदार्थ, 25% जल और 25% वायु जो होती है। ये मृदा का एक संगठन है जिसमें खनिज पदार्थ की मात्रा 45%, 5% खनिज पदार्थ, 25% हो गया जल और 25% हो गया वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु का वेग किस यंत्र से नापते हैं। वायु की जो गति है, वायु का जो वेग है वो किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। अब जो वायु का वेग है वो क्यों नापा जाता है, तो वायु की जो वेग है उसका पता लगाने के लिए कि तूफान, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, तो ये जो नाव होती है, जहाज हो गया, तो जहाज के ऊपर जो है वायु का वेग नापना आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए जो ये यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायु का वेग किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है। तो वायु का मेप, थर्मोमीटर में टेम्परेचर का, बैरोमीटर, टेंसिलियोमीटर आदि, जो ये भी इसका सही ऑप्शन हो गया। वायु का वेग नापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आज हमारे जो है सॉइल साइंस के कुछ क्वेश्चन थे
अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर करना। अगला जो हमारा टेस्ट है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन लेके आएंगे, वो हम एग्रोनॉमिक के टॉपिक पर लेके आने वाले हैं, ठीक है।